एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन। हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह प्राथमिक उत्पाद है जिस पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। उत्पादक के हम लोग प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में हम लोग पढ़े थे, जो कि पीछे के चैप्टर में पढ़े थे। उसमें पूरी एक्सप्लेन किया कि प्राथमिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, द्वितीय के अंदर कौन से आते हैं और तृतीयक में कौन आते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, प्राथमिक में आपको कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन ये सब आ जाते हैं। द्वितीयक में आते हैं जो कृषि से बने जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको वो आ जाते हैं। और तृतीयक में आ जाते हैं सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। हम बात है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जाति। यदि आप आसपास नौजो दोहराएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है, यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2-3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वन और वन्यजीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्सों के बारे में पीछे के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। कुछ अनुमान यह करते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई प्रजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और कुछ और लुप्त होने के कगार पर। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चुतदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस यानी कि महुआ की जंगली किस्म और हुबड़िया, हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों से लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देना। देश में वन देश के अंतर्गत अनुमानित 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.56% हिस्सा है। सघन वन 12% पे है, खुला वन 9.26% पे है, मैंग्रोव वन 0.15% पे। स्टेट बैंक ऑफ रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 से सघन वनों के क्षेत्र में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों के प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया जाए। सामान्य जातियाँ, ये वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य माने जाते हैं, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंटस इत्यादि। संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ जो लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर, गैंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। सुमेध जातियाँ, ये वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों के क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे, जैसे नीली भेड़,
एशियाई हाथी, गंगा नदी के डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तन होती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकता है। स्थानिक जातियाँ, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण। लुप्त जातियाँ, ये वे जातियाँ जो उनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैले आंसुओं के लकीर नुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। वे प्रतिकूल कारक कौन से जिससे वनस्पति और प्राणी जाति का ऐसा भयानक हास है? यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे जिस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीव से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत ने वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर यानी कि मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा और मध्य भारत में स्थानीय झूम खेती अथवा स्लैश और वन खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ एकल या कुछ वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ। यदि बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन को बाधित किया है। वन से बहुत वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि इनमें से कुछ सच्चाई हो सकते परंतु चारे और ईंधन तो लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काट कर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश में मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और वन संसाधनों के संचय कोष है जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों में के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। हिमालयन यौ संकट में हिमालयन यौ चीड़ की प्रकार का सदाबहार एक वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों
और जड़ों के टैक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है। टैक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है। इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इन वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया। पिछले एक दशक में हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यौ के हजारों पेड़ सूख गए। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व अखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दवा नल आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह प्रश्न है कि कौन क्या, कहाँ और कितना उपभोग कर रहा है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विकास सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातीय और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जैसे कि इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है। कई बार तो उनके संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे इनके गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की अपेक्षा होती है, जिसके सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्षण परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तो हमारा जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों से बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में ह्रास विविधता को भी संरक्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने के लिए निर्भर है। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन और पर, वन्य जीव आवासों पर कानूनों रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव और पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में पहले ही पूछे। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े विशेष वन वस्तुओं के संरक्षण को प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंड, कश्मीरी हिरण तथा हंगुल 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चितकारा, भारतीय गोंडवाना और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार का संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया था। बाघ परियोजना
वन्य जीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। सन 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटाकर 1,827 रह गई थी। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटते संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराता है, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जातियों को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। असम में मानस रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। भारत ने बाघ संरक्षण परियोजना को दर्शाया है। जितने भी परियोजना से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जिसे आप जाके देख सकते हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीके की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण योजनाओं में कीटों का भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक डैगरस फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखी गई थी। सूची में रखने के कारण की जो लुप्त हो रही है उनको इस सूची में रखा जाता है ताकि उनके लिए संरक्षण उसको बचाया जा सके। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। पहला, आरक्षित। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किया। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इनको आरक्षित माना जाता है। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय को स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों के एक बहुत बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के कुल वनों में रक्षित वनों का एक बहुत बड़ा। रक्षित में होता है कि नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, और जो आरक्षित है कि वो ख़त्म हो रहे हैं तो उनको उनके लिए भी वही होता है, बचाया जा सकता है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। स्थानीय वर्गीकृत और अवर्गीकृत वाले राज्यों को कम से कम याद कर लीजिएगा। समुदाय और वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर इस बात पर अनजान है कि वन हमारे देश में कुल मानव प्रजातियों का आवास भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकाल में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सरिस्का बाघ रिजर्व जो कि राजस्थान में है, जितने भी बाघ रिजर्व है इनको याद करना, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, याद कर लीजिए। इसका जो वीडियो अलग बना हुआ है सिर्फ उसको जाकर देख लीजिएगा, सारे मैप के साथ मिल जाएंगे आपको। कि गाँव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ के खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहा। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँवों में लोगों ने 1200 मीटर हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर, जिससे के अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित है तथा बाहरी लोगों को घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं।
पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों से। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों के विभिन्न वनों को मूल तथा कौमार्य रूप से बचाकर रखा, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं को वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा ना कि किसी और की छेड़छाड़ करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा या कुछ झारखंड में छोटा नागपुर का क्षेत्र संथाल। तो झारखंड में कौन कौन से जनजातियों के मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा की जाती है। यह ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। हमें में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष बरगद की पवित्र मानते हैं। इस भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियाँ और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियाँ को संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ियों, चोटियों, पेड़ों और पशुओं का पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अपने मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिरों में भक्तों को गिनते हैं। राजस्थान के बिश्नोई गांव में आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। हिमालय में प्रचलित चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधे की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों से पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने में दिखाई दिया है कि रासायनिक उर्वरकों प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव पारित किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर अस्थायी बनाया जाता है, जिससे ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़े लाभ में भी भागीदारी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः यही विकास क्रिया मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफल हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आगे दिया गया है। अब वहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, बहुवैकल्पिक प्रश्न। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं? कृषि प्रसार है पहला, बृहत बस्तरीय विकास परियोजना, पशुचारण और ईंधन का तीव्र औद्योगिक शहरीकरण है। तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना जो है ये प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जगत के ह्रास का कारण नहीं है। इनमें से कौन से संरक्षण तरीके समुदायों को सीधा भागीदारी नहीं करता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। वन्य जीव पशु विहार परिसीमन जो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। निम्नलिखित प्राणियों पौधों के अस्तित्व के वर्गों में मिल करने के लिए आगे दिया गया है। जानवर पौधे जो थे अस्तित्व बढ़ के होते हैं। काला हिरन जो है ये संकटग्रस्त में, क्योंकि जनसंख्या की संख्या कम हो गई है। एशियाई हाथी सुभेद है। अंडमान जंगली स्वर स्थानिक है। हिमालयन भूरा वाली ये भी दुर्लभ है। अब गुलाबी सिर वाली बतख ये तो लुप्त ही होगी, यानी कि खत्म हो गई है। निम्नलिखित का मिलेगा रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन जो है वन और वन्य जीव संसाधन से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। रक्षित वह भूमि जो अधिक
क्षरण से बचाई जाए। और अवर्गीकृत वन, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि है। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में वन्य जीव और खेती प्रजातियों की भिन्नता है। इस परस्पर तंत्र में प्रत्येक जीव निर्माता, उपभोक्ता या डिकम्पोजर है। मानव रहित अन्य जीव ऐसी भूमिकाओं पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रिया किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण है। मानव गतिविधियाँ जैसे अवैध शिकार, वनों की कटाई, रेलवे का विस्तार, कृषि, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक और खनन वनस्पतियों और जीवों की कमी के लिए जिम्मेदार। निम्नलिखित के उत्तर 120 शब्दों में दीजिए। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है? तो भारतीय वन विभिन्न समुदायों के लिए घर है। इन समुदायों ने पर्यावरण के साथ एक जटिल संबंध है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार के आदिवासी इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के बिश्नोई लोग उच्च श्रद्धा में मृगों को पकड़ते हैं। इन समुदायों के लिए विशेष रूप से वनस्पति और जीव अपनी पहचान के अभिन्न हैं, इसलिए वे उसी की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य के आसपास के ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों का विरोध किया क्योंकि ये गतिविधियां वन्य जीवों के लिए खतरा। राजस्थान के अलवर जिले ने लगभग 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में शिकार और लकड़ी खाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया, जिसे उन्होंने भैरव देव डाका सेंचुरी के रूप में चिन्हित किया। इस तरह की गतिविधियां ने कुंवारी वन्य भूमि में पैच को संरक्षित करने में मदद किया है। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, वन और वन्य जीव संरक्षण के रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। वन और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अति अच्छी प्रथाएं बहुत है। आजकल कई गैर सरकारी संगठन जंगल में घटते जंगल और लुप्त हो रहे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत ने केंद्र और राज्य सरकारों में वनों और लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की। संरक्षण के प्रति हाल ही में विकासशील अभ्यास से विभिन्न संरक्षण उपायों की खोज की है। वन और वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में अच्छी प्रथाओं का नया बायोडाइवर्सिटी है। विभिन्न समुदाय विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में जो अपने रहने के लिए जंगलों पर निर्भर है, अब संरक्षण के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।